स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ। हम लोग आज बात करेंगे इंडिया के फिशरी सेक्टर के ग्रोथ की, खासकर उसके एक्सपोर्ट की, और कैसे यूरोपियन यूनियन में इंडियन फिशरीज एंड श्रिम्प्स अब पॉपुलर हो रहे हैं। और ये एक 62,000 करोड़ से बड़ा अनटैप्ड मार्केट है। बाय 2030 हम लोग चाहते हैं कि आज जो लगभग 2 करोड़ लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एम्प्लॉयड है वो बढ़ करके 3 करोड़ लोग हो जाएं। यानी गवर्नमेंट भी पुश कर रही है थ्रू वेरी बिग फ्लैगशिप स्कीम्स लाइक मत्स्य संपदा योजना, और उसके अलावा इंडिया फिशरी एक्सपोर्ट बेहतर कर भी रहा है। तो देखते हैं कि कहाँ कुछ निक नैक्स हैं इसमें, क्या अचीवमेंट्स रही है हमारी और कैसे हम और इम्प्रूव कर सकते हैं ताकि बाई 2030 वी कुड बी वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फिश एक्सपोर्टर्स ऑफ द वर्ल्ड। आज भी यूरोप में 15% ऑफ द फिशेज दैट आर बीइंग एक्सपोर्टेड और मरीन और फिशरीज एंड रिलेटेड प्रोडक्ट्स वो इंडिया से ही जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में चर्चा करते हैं और समझते हैं कि कितना बड़ा ये मार्केट है, कहाँ हम स्टैंड करते हैं और कैसे गवर्नमेंट कुछ स्कीम्स के थ्रू हेल्प करने की कोशिश कर रही है और क्या इंप्रूवमेंट किए जा सकते हैं गवर्नमेंट के स्कीम्स में, और टेक्नोलॉजी का कहाँ यूज़ कर सकते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट दैट। वेलकम एवरीवन, मेरा नाम है ऋषभ, आई मेरे इकोनॉमिक्स ऑप्शनल फैकल्टी। तो इकोनॉमिक्स के लेंस से इसको देखेंगे हम लोग, क्योंकि वही ज़रूरी है। ठीक, सो 62,000 करोड़ का ओशियन इकोनॉमी है इंडिया के पास। ठीक, 62,000 करोड़ का, और 16.98 लाख टन्स ऑफ फूड इज एक्सपोर्टेड टू 130 प्लस कंट्रीज। वी नो दैट 17 लाख टन के आसपास हम लोग फिशरीज एक्सपोर्ट करते हैं। 2 करोड़ लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एम्प्लॉयड हैं, थोड़ा और ज़्यादा ही है। और रीसेंट ब्रेक थ्रू ये है कि यूरोपियन यूनियन ने इंडिया के 106 मोर फिश क्लस्टर्स को या फिश यूनिट्स को परमिशन दे दी है एक्सपोर्ट करने की यूरोप में, क्योंकि यूरोप जनरली फाइटोसैनिटरी मेजर्स बहुत लगाता है, नॉन टैरिफ बैरियर्स लगाता रहता है। अब नॉन टैरिफ बैरियर क्या है उसके लिए क्लास में मिलते हैं। हाँ, तो यूरोपियन यूनियन और फिशरी यूनिट्स या फिशरीज क्लस्टर्स को अलाउड कर दिया है कि आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं यूरोप में, जहाँ पे नॉर्म्स बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिंजेंट होते हैं। मतलब इंडिया फिशरी सेक्टर ना सिर्फ क्वांटिटी में बल्कि क्वालिटी में भी बेहतर होता जा रहा है। कुछ क्लस्टर्स हैं, कुछ स्टेट्स हैं जो बहुत ही बेहतर किए हैं, जैसे आंध्र प्रदेश हुआ, केरला हुआ, द सदर्न स्टेट्स, द कोस्टल स्टेट्स। जस्ट शेयर योर कॉन्टैक्ट डिटेल्स फॉर डाउट्स और एनी एडमिशन। शेयर करना है अपना कॉन्टैक्ट टू माई email ID rishabh.singh@studiiq.com, or you can write to me on Hipponomics। सर्च करना टेलीग्राम या इंस्टाग्राम, यू विल फाइंड मी, यू कैन DM मी, और अपने डाउट्स आप क्लियर कर सकते हैं वहाँ पे। सो लेट्स कम बैक टू पढ़ाई लिखाई की अगर बात करें तो इंडिया का जो मरीन इकोसिस्टम है, ठीक है, या मरीन ट्रेड है, ये पहले से चला आ रहा है, एंशिएंट इंडिया से चला आ रहा है, सालों सदियों से चला आ रहा है। अगर आप कहिए तो पहले का देखते हैं कि तमिल संगम लिटरेचर में भी ये दिखाई देता है, जो 300 BC से 300 से मतलब 600 साल का जो पीरियड रहा है, कि फर्स्ट रेफरेंस टू ऑर्गेनाइज्ड फिशिंग, जैसे ऑर्गेनाइज्ड फार्मिंग होती है ना, फार्मिंग इज अ कम्युनिटी एक्टिविटी, उसी तरह ऑर्गेनाइज्ड फिशिंग की भी बात रहती है। उसके अलावा हम देखते हैं एरिथ्रियन सी में कि एंशिएंट ट्रेड रूट्स डॉक्यूमेंटेड है इंडिया के, और ये डॉक्यूमेंट करते हैं कि इंडिया से सी फूड एक्सपोर्ट होता था, यानी आज से नहीं, इंडिया बहुत पहले से सी फूड को एक्सपोर्ट कर रहा है। और चोला मैरीटाइम एम्पायर तो हम जानते ही हैं सब लोग कि हाउ पावरफुल ट्रू ब्लू वाटर नेवी थी आपकी चोला नेवी। उस समय भी एडवांस फिशिंग एंड ट्रेडिंग टेक्निक्स वर बीइंग यूज्ड टू ट्रेड विथ साउथ ईस्ट एशिया एंड ऑल्सो वेस्ट एशिया। तो हम देखते हैं कि इस पूरे टाइम में फ्रॉम 300 BC टू 13th सेंचुरी AD तक आप देखते हैं कि इंडिया का मैरीटाइम ट्रेड अपने हाईज पे ही रहा है। मॉडर्न ट्रांसफॉर्मेशन की अगर बात की जाए तो पोस्ट इंडिपेंडेंस, क्योंकि प्री इंडिपेंडेंस तो ब्रिटिश राज था तो उनको अपने हिसाब से काम करना था, अपनी फैक्ट्रीज के लिए, अपनी इंडस्ट्रीज के लिए, बट पोस्ट आपका इंडिपेंडेंस 1972 में एमपीईडा को स्टैब्लिश किया जाता है। ठीक है, अब ये एमपीईडा स्टैब्लिश किया जाता है ताकि हम एक्सपोर्ट को ऑर्गेनाइज कर सके और साथ ही साथ एक्सपोर्टर्स को एक वैलिडिटी दे सके, ताकि टैक्स परमिशन देना हो या इंसेंटिव देना हो तो वो ये एमपीईडा के थ्रू किया जा सके। 1990s में ब्लू रेवोल्यूशन शुरू होता है और श्रिम्प फार्म, क्योंकि हम ओपन कर रहे हैं 1990 में इकोनॉमी, यानी हम ट्रेड बढ़ाना चाह रहे हैं, बाहर से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रहा है तो हम बाहर भेजेंगे भी तो कुछ सामान। तो 1990 से श्रिम्प्स जो इंडिया में उतने पॉपुलर नहीं है खाने में, वो बाहर एक्सपोर्ट करने के लिए श्रिम्प फार्मिंग को टेक ऑफ होता है ब्लू रेवोल्यूशन के साथ। 2000s में हम देखते हैं
कि HACCP स्टैंडर्ड यानी क्वालिटी इंप्रूव करते हैं। अब हम क्वांटिटी इंप्रूव करने के बाद अब हम क्वालिटी इंप्रूव करते हैं और आज 62,000 करोड़ की इंडस्ट्री हमारी बन गई है बिकॉज ऑफ क्वांटिटी इंप्रूवमेंट्स, बेटर लिंकेजेस विद इंटरनेशनल मार्केट एंड ऑल्सो क्वालिटी कंट्रोल्स। आज हम एक वेल स्टैब्लिश्ड एक्सपोर्ट प्लेयर बने हैं, हिस्टोरिकली भी और मॉडर्न टाइम्स में भी। तो गेम चेंजर क्या रहा है? गेम चेंजर ये है कि यूरोपियन यूनियन के साथ इंडिया की जो फिशरीज इंडस्ट्री है वो बहुत ही बेहतर तरीके से काम कर रही है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन ने 102 न्यू यूनिट्स को अप्रूव किया है। ठीक है, तो अब हमारा जो टोटल क्लस्टर जहां से फिशरीज या फिश एक्सपोर्ट होती थी यूरोपियन यूनियन को, अब वो बढ़ गई है 604 हो गई है फ्रॉम 502। इट्स अ बिग विन फॉर इंडिया। पोटेंशियल इंपैक्ट ये है कि 20% बूस्ट मिलेगा यूरोपियन यूनियन के एक्सपोर्ट को, लगभग 2000 करोड़ का एक्स्ट्रा फॉरेन इनकम आएगा इंडिया में। मार्केट इंटेलिजेंस क्या कहता है कि करंट EU परफॉर्मेंस अगर देखें तो थर्ड लार्जेस्ट मार्केट है इंडिया के सी फूड के लिए। 15% शेयर है इंडिया से जो यूरोप में जाती है। लगभग 10,000 करोड़ का एक्सपोर्ट किया है हमने यूरोपियन यूनियन को, और इंडिया EU मार्केट शेयर अभी भी सिर्फ 1.5% के आसपास है। यानी हमारे पास पोटेंशियल, क्योंकि हम जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं 15% यूरोपियन यूनियन कर रहे हैं, लेकिन यूरोपियन यूनियन में जो जा रहा है वो सिर्फ 1.5% के आसपास पहुंच रहा है। मतलब कि अगर मान लो कि हम 100 यूनिट्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो 15 यूनिट्स हम यूरोपियन यूनियन को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। बट अगर यूरोपियन यूनियन 100 इंपोर्ट कर रहा है, इस 100 में से सिर्फ 1.5 ऐसा है जो इंडिया से आ रहा है। ठीक है, अब हमारे पास एक बहुत बड़ी अनटैप्ड मार्केट है यूरोपियन यूनियन। इससे हमको ये पता चलता है कि यूरोपियन यूनियन में फिश कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है, फिश या रिलेटेड, जैसे श्रिम्प्स हुए, ठीक है, क्रैब्स हुए, लाइक दैट। तो अगर फिशरीज सेक्टर का इतना बड़ा मार्केट है यूरोपियन यूनियन, और हम अभी ब्रिटेन के साथ FTA करने में सफल रहे, यूरोपियन यूनियन के साथ FTA की बात चल रही है, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट की, तो इससे एक बहुत बड़ा मेजर बूस्ट इंडिया के एक्वा सेक्टर को मिल सकता है। खासकर जो हमारी टॉप EU मार्केट है जैसे बेल्जियम, स्पेन, इटली, ये जो हमारे कोस्टल एरियाज है जहाँ पे फिश और की क्यूजीन्स ज़्यादा खाए जाते हैं, वहाँ हम और एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो आउट ऑफ एवरीथिंग 15% शेयर जो हमारा एक्सपोर्ट का है यूरोपियन यूनियन में वो बढ़ सकता है, और यूरोप में की सप्लाई चेन में इंडिया का ज़्यादा बड़ा योगदान रह सकता है। आगे देखा जाए अगर केस स्टडी, तो आंध्र प्रदेश ने, क्योंकि आंध्र प्रदेश याद हो कि इट वाज वन ऑफ द फर्स्ट टू बी द पार्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन पोस्ट हरियाणा, पंजाब एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश भी, वहाँ पे भी चावल की फार्मिंग होती रही है। बट पोस्ट ब्लू रेवोल्यूशन वहाँ पे भी श्रिम्प को एज अ न्यू गोल्ड, ठीक है, वहाँ पे भी फिश को एज अ श्रिम्प को एज अ न्यू गोल्ड वहाँ के एक्वा फार्मर्स ने यूज़ किया है। क्यों? ताकि पैडी फार्मिंग से अब वो साइंटिफिक श्रिम्प फार्मिंग की तरफ जा सकें, और जो लो इनकम थी, क्योंकि भाई फिक्स्ड इनकम है कि आप राइस आप जितना भी MSP होगा उस पर ही ज़्यादा से ज़्यादा बेच पाएंगे, ऊपर नीचे, लेकिन श्रिम्प फार्मिंग में आप एक्सपोर्ट हब का हिस्सा हो सकते हैं। यू कैन बी अ पार्ट ऑफ ग्लोबल सप्लाई चेन, और वहाँ पे एक्सपोर्ट मार्केट में जो आपको प्राइसिंग मिलती है वो डोमेस्टिक मार्केट से 2 से 3 से 4 गुना ज़्यादा हो सकती है। तो दे आर अर्निंग बेटर, दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट श्रिम्प गोल्ड। इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि 5 लाख पीपल को डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिली है, और लगभग 25,000 करोड़ का एनुअल टर्नओवर रहा है। यानी 25,000 करोड़ इज बीइंग एडेड टू द इकोनॉमी ऑफ आंध्र प्रदेश जस्ट बिकॉज श्रिम्प फार्मिंग। एक्सपोर्ट कंट्रीब्यूशन देखें तो 60% ऑफ इंडिया श्रिम्प एक्सपोर्ट आंध्र प्रदेश से होता है। तो इससे मालूम है क्या होता है, एक मल्टीप्लायर इफेक्ट क्रिएट होता है, क्योंकि लोग एक दूसरे को देखते हैं, समझते हैं कि कौन क्या कर रहा है, कहाँ मार्केट में गैप है, और इस तरह से अपने बिजनेस को इंप्रूव करते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग बनते हैं आपके बिजनेस और एंटरप्रेन्योर्स। तो इससे वहाँ की इनकम ग्रो करती है, और साथ ही साथ मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है, तो GDP ग्रो करती है स्टेट की, और ओवरऑल कंट्री की तो हो ही रही है। हीरो स्टोरी अगर देखें डॉक्टर मनोज शर्मा को, इन्होंने बहुत ही साइंटिफिक तरीके से श्रिम्प फार्मिंग की। तो ये भी पहले ट्रेडिशनल फार्मर ही थे, बट साइंटिफिक एक्वाकल्चर इंप्रूव करके आज वो यूरोपियन यूनियन अप्रूव्ड एक्सपोर्टर हो गए। यानी ये वो दुनिया में कहीं भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, बिकॉज द मोस्ट स्ट्रिंजेंट नॉर्म्स आर इन यूरोपियन यूनियन। तो अगर यूरोपियन यूनियन से अगर आपको सर्टिफिकेट मिल गया दैट यू आर गुड क्वालिटी एक्सपोर्टर, तो दुनिया में कहीं भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हाँ, एम्पीडा ने हेल्प किया इनको ताकि यूरोपियन यूनियन से अप्रूवल मिल जाए। नाउ ही कैन एक्सपोर्ट एनीवेयर, एंड ही हैज डन अ लॉट बेटर फॉर हिमसेल्फ एंड फॉर द इकोनॉमी ऑफ आंध्र प्रदेश एंड ओवरऑल इंडिया।
केस स्टडी 2 अगर देखी जाए कि केरला का क्वालिटी रेवोल्यूशन क्या रहा है, तो पहले ये लोकल फिश, क्योंकि केरला में फिश, आपको यू नो दैट केरला इज अ फिश मतलब वहाँ पे फिश कंजम्पशन ज़्यादा है, लेकिन अब यूरोपियन टेबल्स तक भी आपके केरला की फिशेस पहुँच रहे हैं। एक्सपोर्ट पोटेंशियल को देखते हुए अब केरला ने भी एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया है यूरोपियन यूनियन को। सो आइलैंड एक्सपोर्ट टू टिकोरिन। तो अगर हम संतोष प्रभु की स्टोरी देखें तो यहाँ पर भी क्योंकि यूरोपियन यूनियन जल्दी अप्रूवल नहीं देता है, तो देयर वर मल्टीपल फेल्ड अटेम्प्ट, बट फिर एम्पीडा आता है और एम्पीडा आके हेल्प करता है इनकी, ताकि यूरोपियन यूनियन से अप्रूवल मिल जाए। और एक बार जो अप्रूवल मिला, देन HACCP सर्टिफाइड प्रोसेसिंग प्लांट्स लगे, ठीक है, कोल्ड स्टोरेज चेन लॉजिस्टिक नेटवर्क डेवलप हुआ, और इसके साथ साथ फार्म टू फोक तक के लिए एक ट्रेसेबिलिटी सिस्टम भी बनाया गया, ताकि पूरा क्वालिटी कंट्रोल चेक रखा जा सके फ्रॉम द स्टेट इटसेल्फ। यानी स्टेट ने हेल्प किया किसकी, फार्मर्स की, ताकि वो एक्वाकल्चर की तरफ शिफ्ट हो सके। और इसके साथ साथ वेरी स्ट्रिंजेंट टेस्टिंग प्रोटोकॉल्स आर देयर, ताकि डिजीज ना हो, ठीक है, कोई अनटूवर्ड एक्सीडेंट इंसिडेंट ना हो जाए कि आपका फार्मिंग, आपको एक्वा फार्मिंग आपको लॉस करा दे। क्योंकि अगर थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होती है कि किस तरह से आप एक्वाकल्चर कर रहे हैं, फार्मिंग कर रहे हैं, तो यूरोपियन यूनियन तुरंत बैन लगा देता है। जैसे अभी दशहरी मैंगो के ऊपर एक्सपोर्ट बैन लग गया था, ठीक है। तो इसको आपको देखना समझना पड़ता है। तो चैलेंजेस क्या है और स्ट्रैटेजिक अपॉर्चुनिटी क्या है हमारे लिए, तो मार्केट कंसंट्रेशन का रिस्क तो है, ठीक है, रिस्क है। क्यों? क्योंकि श्रिम्प के ऊपर इंडिया का एक्सपोर्ट डिपेंडेंस है। कि अगर इंडिया का एक्वा एक्सपोर्ट की अगर हम बात करें, तो अगर 100 यूनिट्स या 100 रुपये वैल्यू का एक्सपोर्ट होता है, तो उसमें से 70 यूनिट सिर्फ और सिर्फ श्रिम्प का है। तो हमको थोड़ा डाइवर्सिफाई करने की भी ज़रूरत है, ताकि हम श्रिम्प के अलावा भी कुछ और बेचें। कि मान लो कि इन केस ग्लोबली श्रिम्प का डिमांड कम हो जाए, या फिर हमारा जो श्रिम्प एक्सपोर्ट कर रहे हैं वहाँ सप्लाई साइड कोई इशू आ जाए, तो हमारे पास कुछ होना चाहिए रिस्क हेजिंग के लिए। उसके अलावा हम देखते हैं कि प्राइस वोलेटिलिटी भी है, कमोडिटी मार्केट में फ्लक्चुएशन होता है। मान लो कि प्राइस ड्रॉप हो गया और सप्लाई बढ़ गई श्रिम्प्स की, दुनिया भर में बहुत लोग श्रिम्प फार्मिंग कर रहे होंगे, है ना। तो हो सकता है कि मार्केट फ्लक्चुएशन की वजह से प्राइस ड्रॉप हो जाए एक्सपोर्ट मार्केट में, तब क्या करेंगे हमारे फार्मर, तब प्रॉब्लम हो जाएगी। ऑपरेशनल चैलेंज भी है कि समटाइम्स डिजीज आउटब्रेक हैपन्स, ठीक है, कि मछली खराब हो गई, लार्ज स्केल फिश पॉन्ड में कुछ कंटेमिनेशन हो गया, तो डिजीज हो सकती है, तो आप उसको तो एक्सपोर्ट करेंगे नहीं, ऐसे भी ह्यूमन कंजम्पशन के लिए सही नहीं है वो। क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट भी है, खासकर कोस्टल जोन्स में, क्योंकि ये बहुत ही इको सेंसिटिव जोन्स होते हैं, तो क्लाइमेट चेंज का असर भी है। क्वालिटी कंप्लायंस का भी कॉस्ट है। और स्ट्रैटेजिक अगर अपॉर्चुनिटी देखें, प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारा डिपेंडेंस श्रिम्प के ऊपर बहुत ज़्यादा है। तो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट, जैसे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट मतलब रेडी टू ईट, ऑर्गेनिकली सर्टिफाइड प्रोडक्ट, प्रोसेस्ड मीट, ये सब भी इंडिया से एक्सपोर्ट किया जा सकता है। इसके अलावा अगर प्रोसेस्ड का मतलब, फूड का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ जो आप अमेरिकन प्रोसेस फूड देखते हैं, इंडिया में जैसे अचार होता है, जैम तो नहीं बनता, अचार होता है, ये सब चीज़ें जो है आप, ये भी एक प्रोसेस फूड ही है। तो इंडियन तड़का लगा के आप कुछ स्पेशल यूएसपी के साथ एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक। न्यू स्पीसीज की फार्मिंग की जा सकती है, एक्वाकल्चर और डोमेस्टिक मार्केट के ऊपर भी थोड़ी सी ध्यान दिया जा सकता है, सो दैट अगर एक्सपोर्ट में प्रॉब्लम आई तो डोमेस्टिक मार्केट पूरा का पूरा जो सप्लाई है उसको एब्जॉर्ब कर सके, ठीक। तो इसके लिए गवर्नमेंट सपोर्ट इकोसिस्टम भी है, जैसे पीएम मत्स्य संपदा योजना, अराउंड 61 बिलियन इन्वेस्टमेंट किया गया 5 साल में लगभग। अगर आप विमेन एक्वाकल्चर फार्मर है तो 15,000 रुपये, और मेल है तो 10,000 रुपये के आसपास सरकार आपको देती है फिशरीज फार्मिंग के लिए। RODTP इंसेंटिव यानी रिमिशन ऑफ ड्यूटीज़ मिलती है आपको। अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं तो जो ड्यूटीज़ आपके ऊपर लगी हैं या टैक्सेस लगे हैं वो रिमिट हो जाते हैं, वापस मिल जाते हैं आपको क्रेडिट की तरह। इसके साथ साथ इंडिया और EFTA एग्रीमेंट चल रहा है, अक्टूबर 2025 से इम्प्लीमेंटेशन की बात है, ठीक है। EFTA अगर हो गया, मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यूरोपियन यूनियन के साथ हो गया, तो हमारा थोड़ा सा सीन जो है हमारा एक्सपोर्ट मार्केट का वो सॉर्ट हो जाएगा। टेक्नोलॉजी की इंटीग्रेशन की भी ज़रूरत है, ताकि जो क्वालिटी कंट्रोल एंड चेक्स है उसको हम बेहतर कर सकें। जैसे IoT डिवाइसेस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइसेस, मतलब जैसे कैमरा वैमरा लगाया जा सके, और टेक्निकल डिवाइसेस को यूज़ किया जा सके, ताकि जैसे टेम्परेचर कंट्रोल है या कोई दिक्कत है, पॉन्ड्स में कंटेमिनेशन बढ़ रहा है, तो ये सब पहले से पता चल जाए। इसके अलावा AI पावर्ड एक्वाकल्चर यानी 15% प्रोडक्टिविटी गेंस हो सकता है। और ब्लॉकचेन ट्रेसिबिलिटी, ब्लॉकचेन का मतलब यहाँ से जो चीज़ जा रही है वो यूरोप तक पहुँच रही है, हर जगह पे
जो क्वालिटी चेक्स हो रहे हैं कहीं वहाँ कहीं बीच में तो कंटामिनेशन नहीं हो रहा है, कुछ पोल्यूशन तो नहीं आ रहा है, इसके चेक्स के लिए ब्लॉकचेन इंटीग्रेशन भी ज़रूरी हो सकता है। इससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है बेसिकली। तो विजन 2030 अगर देखा जाए इंडिया के ब्लू इकोनॉमी रोड मैप, तो हम देखते हैं कि एमपीडा का विजन क्या है कि इंडिया का जो एक्सपोर्ट मार्केट है 62,000 करोड़ का, उसको बढ़ा करके 1 लाख करोड़ किया जा सके। 1 लाख करोड़ बहुत बड़ी बात है ये, 40,000 करोड़ अभी बढ़ाने की बात है। ग्रोथ रिक्वायरमेंट ये है कि 10% CAGR यानी 10% कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट के साथ बढ़ रहा हो हमारा फिश एक्सपोर्ट्स। और स्ट्रैटेजिक पिलर हमारे बहुत ही सिंपल है, क्वालिटी कंट्रोल यानी क्वालिटी चेक्स, सस्टेनेबल फार्मिंग एंड डाइवर्सिफिकेशन। नॉट जस्ट श्रिम्प एक्सपोर्ट बल्कि हम एग्जॉटिक फिश को भी एक्सपोर्ट कर सके, कुछ ऐसा डेवलपमेंट इनलैंड फिशरीज में भी करना चाहिए। तो अगर इकोनॉमिक इम्पैक्ट प्रोजेक्शन करें तो एम्प्लॉयमेंट, सिर्फ एम्प्लॉयमेंट की अगर बात की जाए तो 3 मिलियन 30 लाख एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है आपका डायरेक्ट इस फिश कल्चर में। और उसके अलावा इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट लगभग 9 मिलियन यानी 90 लाख न्यू एम्प्लॉयमेंट इन द सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक चेन, कोल्ड स्टोरेज चेन, ये सब जो होता है यहाँ पे इनडायरेक्ट आपको एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा। इसके साथ साथ रूरल डेवलपमेंट होगा, 500+ कोस्टल विलेजेस कैन बी मेड एंड ग्लोबल पोजिशनिंग तो है ही, यानी हमारा जो ब्रांडिंग है अगर वो क्वालिटी कंट्रोल बेहतर रहा तो हमारी ब्रांडिंग हो सकती है दैट इंडियन फिशेस और इंडियन एक्वाकल्चर एक्सपोर्ट्स आर क्वाइट स्टैंडर्ड एंड आर प्रीमियम। तो इससे हम अच्छा प्राइस भी फेच कर सकते हैं एक्सपोर्ट मार्केट से, अगर हम प्रीमियम चीज़ें बेचते हैं तो प्रीमियमाइजेशन करते हैं। तो सस्टेनेबिलिटी लीडरशिप यानी अगर हम यूरोपियन यूनियन के ग्रीन डील रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं then again we can have better deals from Europe and better prices also, and market diversification यानी reducing the dependence on a single market। जैसे हमारा डिपेंडेंस यूरोपियन यूनियन 3rd नंबर पे 15% एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये मार्केट डाइवर्सिफिकेशन भी होना चाहिए। जैसे यूरोप के अलावा हम अफ्रीका देख सकते हैं, साउथ ईस्ट एशिया में फिश कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है, उसको भी हम एक टारगेटेड मार्केट की तरह रख सकते हैं। तो दिस इज हाउ वी कैन इम्प्रूव ऑल आवर एक्सपोर्ट, ताकि बाई 2030 62,000 करोड़ से बढ़ के 1 लाख करोड़ तक हम पहुंच सके अपने एक्सपोर्ट में और एक मेड इन इंडिया ब्रांड बना सके। ठीक है, दैट इज प्रीमियम, ठीक है, एंड सस्टेनेबल, सो दैट वी कैन फेच मोर प्राइस एंड ऑल्सो मार्केट पे डिमांड, हमारी इंटरनेशनल मार्केट में भी इंडियन प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी। सो आई होप कि ये जो सी फूड एक्सपोर्ट्स एंड एवरीथिंग है उससे आप, इस नॉलेज से आप यूज़ कर पाएंगे इसको अपने एग्जाम्स में, और ओवरऑल भी एक नया पर्सपेक्टिव मिला होगा आपको फार्मिंग को लेके, एंड हाउ फार्मिंग एंड द फार्मर्स इनकम कैन इम्प्रूव व्हेन वी डाइवर्सिफाई नॉट जस्ट फ्रॉम फार्मिंग टू आवर न्यू एज फार्मिंग, और टेक्नोलॉजी का हम इन्फ्यूज़ करें या साइंटिफिक मेथड्स का यूज़ करें। तो अगर आज के लेक्चर से नॉलेज बेस में वैल्यू एडिशन हुआ तो डू लाइक एंड शेयर। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।